आज इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई दिया हुआ है, मतलब पॉइंट दिया हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलंब और मूल बिंदु के बीच की दूरी प्रूफ कीजिए कि अचर है। अभिलंब मतलब हो गया नॉर्मल और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो नॉर्मल और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा। नॉर्मल और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा। और एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन स्लोप नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल के इक्वेशन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, पॉइंट और स्लोप। सबसे पहले तो आपको जानना है कि अभिलंब और मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो अभिलंब और मूल बिंदु के बीच की दूरी तभी निकलेगा जब अभिलंब का समीकरण मालूम रहेगा। और अभिलंब के समीकरण के लिए आपको दो चीज की आवश्यकता होती है, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो दिया हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप नहीं दिया हुआ है। तो स्लोप निकालना होगा। तो देखिए x बराबर है a cos थीटा a थीटा sin थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए। a बाहर b cos थीटा बाई d थीटा, a बाहर थीटा को रोक के साइन थीटा का डिफरेंशिएशन और साइन थीटा को रोक कर थीटा का डिफरेंस dx बाई डी थीटा। ए cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये थीटा साइन का हो गया cos, dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, और ये हो गया ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू आपका आ गया ए थीटा कॉस थीटा आ गया। चलो अब y का निकालिए। y बराबर है साइन थीटा dy बाई डी थीटा। ये बाहर माइनस ए बाहर, थीटा को रोक के कॉस का डिफरेंशिएशन और कॉस को रोक के थीटा का डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी थीटा हो गया आपका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा और थीटा इंटू। तो dy बाई डी थीटा हो गया माइनस माइनस प्लस, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया आपका ये साइन थीटा। ये dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब दोनों को डिवाइड कीजिए। ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया। dy बाई dx का वैल्यू निकल गया tan थीटा, यानी ये स्लोप निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे नॉर्मल का। x बराबर है cos थीटा ए थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट किए, cos का हो गया माइनस साइन थीटा, थीटा को रोक के साइन को, साइन को रोक के थीटा को, ये से गुना कर दिए, दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे ए को बाहर किए, डी साइन थीटा माइनस ए बाहर किए, थीटा को रोक के कॉस को रोक के थीटा। कॉस का हो गया माइनस साइन, ये हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस।
ये dy बाई डी एक्स निकला। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। अभी अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई वन माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो y माइनस वाई वन वाला हो गया जो बिंदु दिया हुआ था, माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं tan थीटा, और x ये हो गया आपका एक्स वन जो कि बिंदु दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया माइनस साइन थीटा, आई माइनस माइनस हो गया एक थीटा कॉस थीटा। ये हो गया कॉट, 1/10 होगा कॉट, और कॉट को लिख सकते हैं कॉट थीटा बटा में साइन थीटा। 1/10 होगा कॉट, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। एक्स माइनस साइन से गुणा करो y साइन थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, और a थीटा कॉस थीटा इंटू साइन। y साइन थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये गुणा करो। माइनस माइनस प्लस, आई माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये इधर ला दो, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, ये इधर ला दो, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, माइनस ए कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। यही नॉर्मल का इक्वेशन निकल गया। अब आपको नॉर्मल का जब इक्वेशन निकाल दिया तो दिखाना है कि नॉर्मल और मूल बिंदु के बीच की दूरी कांस्टेंट है। अब इसके लिए 11 का एक फार्मूला आपको जानना हो। रेखा और बिंदु के बीच की दूरी, एक रेखा दिया रहे और बिंदु दिया रहे तो उसके बीच की दूरी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका बिंदु अल्फा बीटा। तो ये वाला दूरी कितना होगा? ये वाला दूरी होता है x हटाइए अल्फा रखिए, y हटाइए बीटा रखिए, अब बटा में x का गुणांक और y का गुणांक। देखिए x हटाइए अल्फा रखिए, y हटाइए बीटा, बटा में x का गुणांक और y का गुणांक, यही फार्मूला होता है। तो देखिए ये हो गया लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a बराबर 0 नॉर्मल। ये हो गया मूल बिंदु। यही दोनों के बीच का दूरी निकालना है आपको। ये हो गया लाइन नॉर्मल और ये हो गया मूल बिंदु, दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है। तो देखिए कैसे रेखा हो गया और ये बिंदु हो गया, उसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल रेखा हो गया और ये 0 0 जो है बिंदु हो गया।
तो आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? एक्स हटाइए, या एक्स हटा के अल्फा रखते थे, आप एक्स हटा के कितना रखोगे? 0 cos थीटा। वाई हटा के भी आप 0 रखोगे, 0 sin थीटा माइनस ए, अब बटा में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ए था, एक्स का गुणांक cos स्क्वायर थीटा। y का गुणांक b था तो b का स्क्वायर, y का गुणांक है sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बाई dx x माइनस x। हमने बोला कि x y जो है पॉइंट है, वो है तो x y, लेकिन जब रखाएगा तो x1 y1 के जगह पे रखाएगा, तो y1 के जगह पे y वाला पॉइंट है, x1 के जगह पे x वाला पॉइंट। और dy बाई dx का वैल्यू आपको tan निकाले हैं, और 1/tan होता है cot, और cot को लिख सकते हैं cos बाई sin। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, और इसको इससे गुना कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला इधर चला गया तो प्लस, और ये भी इधर आ गया माइनस। अब आप माइनस ए कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये आपका निकल गया नॉर्मल का इक्वेशन। d बराबर x हटाइए 0 रखिए, y हटाइए 0 रखिए, माइनस ए बटा में x का गुणांक और y का गुणांक। ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, माइनस ए हो गया √1, माइनस ए बाई 1 बराबर आ गया आपका, ये आ गया ना, एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट। तो यही तो लाना था, आपको दिखाना था कि नॉर्मल और ऑरिजिन के बीच का कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस आपको कांस्टेंट आ गया, यही आपका आंसर है। माइनस एक्स cos x 2 प्लस cos, आपको अंतराल निकालना है। फोर साइन एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लो, टू प्लस कॉस एक्स, 4 sin x बाई और एक कैंसिल करा दीजिए, 4 sin x बटा में 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो, टू प्लस cos x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कीजिए नीचे वाला का स्क्वायर, 2 प्लस cos x को रोक के sin x का डिफरेंशिएशन, और sin x को रोक के 2 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। 4 बाहर हो गया, 2 प्लस cos x का स्क्वायर, 2 प्लस cos x को रोक के साइन को, और साइन को रोक के 2 प्लस cos x। टू प्लस cos x, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, नीचे वाला का स्क्वायर, 2 प्लस cos को रोक के साइन को, साइन को रोक के 2 प्लस cos x, साइन का हो गया cos, 2 का हो गया 0, cos का हो गया माइनस साइन। ये प्लस x बराबर आ गया आपका 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया आपका
साइन स्क्वायर एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपका हो गया 1 बाई 2 प्लस कॉस एक्स का, फिर आप एलसीएम ले लो, बाई 2 प्लस कॉस एक्स का एलसीएम ले लिए 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स कॉमन ले लिए 2 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, यू बाई वी हो गया, नीचे वाला का स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स को रोक के साइन को रोक के 2 प्लस कॉस एक्स पर, यू का हो गया 0, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, गुना करेंगे 2 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लीजिए, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, ए प्लस एक्स 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, ए प्लस एक्स 8 cos x में से 4 cos x घटेगा तो 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, अब देखिए 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसको 0 के बराबर होने के लिए cos x का मान -2 होना पड़ेगा, और cos x का मान -2 कभी संभव नहीं है, cos x का सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है, इसलिए कभी भी 0 से के बराबर नहीं होगा, ये जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर होने के लिए cos x का मान -2 होना चाहिए, और cos x का मान -2 कभी नहीं होता है, क्योंकि cos x का सबसे छोटा मान होता है -1, और 4 माइनस cos x ये भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि cos x का सबसे बड़ा मान होता है 1, तो अगर सबसे बड़ा मान घटाएंगे तब वो 3 आएगा और उसका मान 0 से बड़ा होगा, cos x का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, इसको निगेटिव होने के लिए cos का मान 5-6 होना चाहिए, और cos का मान कभी 5-6 नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी जो है आपका 0 से बड़ा, तो यानी हम किस पे डिपेंड है, cos पर, ई तो पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, और अगर ये निगेटिव तो सब निगेटिव, ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, और अगर ये निगेटिव तो सब निगेटिव होगा, तो देखिए cos x पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, cos x पे डिपेंड कर रहे हैं, cos x अगर पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, और cos x निगेटिव तो सब निगेटिव, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो cos x पॉजिटिव कब होता है, cos x 0 से बड़ा, तो ये प्लस x भी क्या होगा आपका 0 से बड़ा, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव, तो cos x 0 से बड़ा कब होता है बताइए, cos x 0 से बड़ा
दो गो क्वाड्रेंट में होता है, एगो फर्स्ट में और एगो फोर्थ में। हम यहाँ पे किस पे डिपेंड है? कॉस पर। अगर कॉस पॉजिटिव तो पॉजिटिव 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 वैल्यू पॉजिटिव है। तो कॉस पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब x पहला क्वाड्रेंट में हो या x चौथा क्वाड्रेंट में। अगर cos 0 से बड़ा होगा तो f डैश x 0 से बड़ा होगा, तो f डैश x 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान होगा। तो वर्धमान कब संभव है? cos 0 से बड़ा कब होगा? तो दो गो क्वाड्रेंट में cos 0 से बड़ा होता है, एगो पहला एगो चौथा, ASTC रूल से। यानी 0 से 90 में cos पॉजिटिव और 270 से 360 में cos पॉजिटिव। तो यही तो आपका निरंतर वर्धमान फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका होगा 0 से बड़ा या अगर आप एंगल यहाँ से यहाँ के बीच में लेंगे तो cos का मान 0 से बड़ा रहेगा, cos का मान 0 से बड़ा रहेगा तो ये 0 से बड़ा होगा, और जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि cos x 0 से छोटा तो f डैश x भी आपका क्या होगा? 0 से छोटा। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये माइनस हो गया तो सबको माइनस कर देगा, तो सबको माइनस कर देगा तो 0 से छोटा हो जाएगा कि नहीं? अगर ई प्लस तो ये सब प्लस, तो यानी 0 से बड़ा। ई माइनस तो सब क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि सब प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो अगर cos x 0 से छोटा है तो f डैश x भी आपको 0 से छोटा होगा। तो ये तब संभव है तब संभव ये वाला वैल्यू जब x का मान π/2 से बड़ा, पाई से छोटा तथा पाई से बड़ा और 3 करेंगे। cos निगेटिव कब होता है? दूसरा और चौथा में। cos जो है निगेटिव कब होता है? दूसरा और चौथा में। तो दूसरा हो गया 90 से 180, सॉरी cos निगेटिव होता है दूसरा और तीसरा में। तो 90 से 180 और 180 से 270 में cos निगेटिव होगा। तो हम लोग ये डैश x 0 से छोटा होगा जब x का वैल्यू ये होगा, तो हम लोग लिखेंगे निरंतर ह्रासमान फलन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कहां से कहां तक? π/2 से लेके पाई और पाई से लेके ये दोनों के बीच में क्या होगा? निरंतर ह्रासमान। x पे पावर 3 ऊपर गया तो हो जाएगा x पे पावर -3/2 f डैश x x³ का 3x², xn का फॉर्मूला n x n माइनस। तो ये बड़ा x का वैल्यू आ गया 4 इंटरवल्स f डैश x को कीजिए 0, ये गुणा कर दो, x पे पावर 6 बराबर 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस। 6th रूट का वैल्यू होता है प्लस माइनस 1।
अब कहां से कहां तक ये इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है, इसके लिए साइन स्क्रीन ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x के पावर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -1 प्लस 1, लेकिन एक जीरो, तो इस तरह से कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि हम सारा वैल्यू लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो लेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही जीरो लोगे ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ जीरो रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी ये जो फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफाइंड है, इसीलिए सारा वैल्यू लेना है, जीरो नहीं लेना है। अब आप x से बड़ा कोई वैल्यू लो, तो मान लो कि x से बड़ा हम वैल्यू ले लिए 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर है 3/2 के पावर 4, 4 3 12, ये हो गया 3/4, इसका वैल्यू आ गया पॉजिटिव। उसी तरह से आप x बराबर -2 भी लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब -1 और 1 के बीच में वैल्यू लीजिए, तो बहुत लोग कहते हैं कि जीरो लेंगे, जो कि जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ये इस तरह से गोल बनाया है, मतलब कि सब वैल्यू लेना है, जीरो नहीं लेना है। तो जीरो नहीं लेंगे तो हम और भी तो वैल्यू है, जैसे हाफ ले लें, तो 3 इंटू हाफ का स्क्वायर 3/4 हो गया, ये 3/1/16 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो 3/4 48 हो जाएगा। तो देखिए आपका निगेटिव आ गया। ये निगेटिव आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग। निरंतर वर्धमान फलन ये कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इनफाइनाइट, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इनफाइनाइट। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर वर्धमान फलन आसमान -1, मतलब -1 और 1 के बीच में आसमान है, लेकिन जीरो पे नहीं। जीरो इसीलिए ब्रैकेट में दे के घटा दिया गया है। आज 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्यूब है, उस क्यूब का आयतन दिया हुआ है 8 मीटर और उसका गहराई दिया हुआ है 2 मीटर, और ये जो क्यूब है ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर ढक्कन नहीं है, और इसका गहराई दिया हुआ है 2 और आयतन दिया हुआ है 8। लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई हमने मान लिया है x और चौड़ाई मान लिया y। कह रहा है ये आपका हो गया नीचे वाला बेस, ये नीचे वाला बेस हो गया। इस क्यूब के बेस को बनाने में खर्च पड़ रहा है 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर। इस क्यूब के बेस को बनाने में खर्च है 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और इस क्यूब के दीवार को बनाने में खर्च है 45 रुपया पर मीटर स्क्वायर। क्यूब के बेस को बनाने में खर्च है 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और दीवार को बनाने में खर्च है 45 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है क्यूब का मिनिमम लागत बताइए क्या हो। मिनिमम लागत बताना है क्या हो। तो पहले आप आधार का लागत निकालिए। आधार, ये आधार का हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, तो x इंटू वाई। आधार का लागत कितना है 70 रुपया, तो 70 लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए तो आधार का क्षेत्रफल निकल गया और गुने 70। अब इस दीवार का खर्च निकाला, तो इस दीवार का
लंबाई हो गया x, सॉरी गहराई हो गया 2 और लागत इसका कितना है 45। और जस्ट ऐसा के दीवार उधर भी तो होगा। जैसे एक रूम है उसमें छत नहीं है, तो रूम में छत नहीं है तो एक वो आधार हुआ और 4 गो दीवार होगा ना, तो एक वो दीवार ये वाला है तो जस्ट यही साइज का दीवार तो पीछे भी होगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल के 45 से गुना कर दिए और फिर 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला दीवार का भी खर्च आ जाएगा। ये तो आपका ये दोनों दीवार का आ गया। अब ये दोनों दीवार का निकाला जाए, ये वाला और ये वाला, तो इसका कितना खर्च आएगा। इसका चौड़ाई है y और ये वाला क्षेत्रफल ऐसे। ये तो हमने ये वाला क्षेत्रफल निकाला और जस्ट एक इसके पीछे होगा। अब ये वाला क्षेत्रफल निकालो तो y गुने 2 और इसका खर्च 45। अब ऐसा के एगो दीवार y हो तो है, एगो दीवार इधर एगो दीवार उधर। एक रूम में 4 गो दीवार होता है ना जी, तो ये और इसका क्षेत्रफल बराबर है, ये और इसका क्षेत्रफल बराबर। छत नहीं है, ये वाला तो नीचे आधार का है गुने 2, तो s बराबर आ गया आपका 70xy 180x 180y। ये देखो 2 को वेरिएबल में है x और y, दोनों x और y में से कोई एक को हटना होगा, तो उसके लिए गिवन से मदद लीजिए। क्या गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। वॉल्यूम दिया हुआ है 8, x गुने y गुने 2, कैंसिल करा दो तो 4/x बराबर आ गया आपका y। तो s बराबर लिखो 70xy x 180y y के जगह पे 4/x दो सौ 80। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, दो सौ 80 का हो गया 0, x का 1 और 1/x का -1/x स्क्वायर। तो ds/dx का वैल्यू आ गया मिनिमम वैल्यू ds/dx बराबर करो 0, 180 - 720 बटा में x स्क्वायर बराबर 0। x स्क्वायर बराबर 4, तो x का वैल्यू 2। प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे क्योंकि x जो है लंबाई है और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता। x बराबर 2 आ गया, लेकिन मालूम नहीं है कि मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 180 - 720 है, ये ऊपर चला गया था -2, d2x/dx स्क्वायर एक 180 एक्शन के फॉर्मूला पे n x n -1, 180 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंस। 1440 बटा में x3, ये आपका आ गया d2s/dx स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है d2s/dx स्क्वायर का वैल्यू x बराबर 2 पे, तो 1440 बटा में 2 का क्यूब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया मतलब x बराबर 2 पर लागत न्यूनतम होगा। सो एट x इक्वल टू 2 cost of cube is
मिनिमम। तो कह रहा है कि मिनिमम होगा तो कितना होगा बताइए। तो कॉस्ट ऑफ क्यूब था हमारा एस बराबर 280, 180 इंटू एक्स 720 इंटू 1/x। एस का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कितना पे मिनिमम हो रहा है? तो एक्स बराबर 2 पे रख दो। तीन सौ साठ 720 और 280 1000। एक्स बराबर 2 पर मिनिमम होगा तो एक्स बराबर 2 रख देंगे तो आपको मिनिमम खर्च आ गया और यही आपका हो गया आंसर। धन्यवाद।